क्वेश्चन है ना, वर्धा स्कीम और नई तालीम का कंसेप्ट। पहले वर्धा स्कीम आया, मतलब पहले जो नाम दिया गया था वो ओनली वर्धा स्कीम था, ठीक है, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया एंड उनके कंसेप्ट को हम लोग आज भी यूज करते हैं, महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है उनको आज भी यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से नई तालीम एक नाम आ गया, क्योंकि लोगों को नया तालीम देना है। अच्छा, तालीम एंड एजुकेशन, ये जो एजुकेशन होता है, किसी को आप तालीम देते हो मतलब क्या, एजुकेटेड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तालीम का मतलब होता है स्किल्स, कौशल विद्या सिखाना। कौशल विद्या, कौशल सीखते हो ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कौशल सीखते हो। किसी को अगर कुकिंग पसंद है तो आपने कुकिंग का कौशल सीखा या स्किल लिया। किसी को गेम्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है तो वो उसका स्किल सीखता है। तो ऐसे डिफरेंट स्किल्स सीखता है। अभी यहाँ पे क्या स्किल्स था कि यहाँ पे महात्मा गांधी चाहते थे कि रूरल एरियाज में जो बॉयज हैं वो स्पेशली पढ़ाई करें, एंड गर्ल्स को भी धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया गया, ठीक है, याद रहा। अभी क्या हो गया कि जब बॉयज आए, मतलब लड़के पढ़ेंगे, तो उनके पास तो पैसा नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट कोई भी फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस स्कीम के लिए। बाकी जितने भी स्कीम थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, सो दैट ब्रिटिशर्स को मिल गया सारा फंड। बट महात्मा गांधी जी के स्कीम को कोई भी फंड नहीं मिला। तो फंड नहीं मिला, फिर भी तो वर्क करना है ना, चलाना है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वोकेशनल एजुकेशन का एक पॉइंट निकाला। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशन यहाँ पे वैकेशन नहीं है, वोकेशन है। वोकेशन का मतलब होता है, मैं एक लाइन बताती हूँ, लर्निंग बाय अर्निंग, लर्निंग बाय अर्निंग, और बोल सकते हो लर्निंग फॉर अर्निंग। मतलब आप पढ़ाई और कोई चीज को क्यों सीखेंगे, क्योंकि उसको यूज करके आप अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। पैसा अगर कमा लोगे तो बच्चे पढ़ भी सकते हैं, प्लस घर को हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अभी के एज में कर रहे हो। बट ये अभी के एज में है, बचपन से नहीं किया, ठीक है ना। जैसे कि 5-6 क्लास हो गया बच्चा, तो वोकेशनल एजुकेशन उन्होंने देना शुरू कर दिया, एंड उसी से उसको इनकम भी हुआ, तो वो घर भी चला रहा था, थोड़ा बहुत हेल्प होता था, पढ़ाई भी कर पाता। तो ये चीज का जो पूरा कंसेप्ट है वही है वर्धा स्कीम। उसी को ही हमने नई तालीम बोला, बुनियादी शिक्षा बोला, वही कंसेप्ट है, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी वर्धा स्कीम कब आया, 1937, टाइम पीरियड पूरा अच्छे से याद रख लो। हमने स्टार्ट किया था अर्ली 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में महात्मा गांधी जी आ गए, मतलब महात्मा गांधी जी के जो भी पॉइंट्स थे वो सारे आ गए, उनके मूवमेंट्स आ गए, जो भी दांडी मार्च था वो आ गया, दैन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, बहुत सारा चीज़ उन्होंने किया था फ्रीडम के लिए, तो वो सब आने लगे, ठीक है। ये 19th सेंचुरी का है, अर्ली 19th सेंचुरी और 1937 डायरेक्ट, ठीक है, 1937 का। अभी देखो क्या मेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था OSSC में, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम अभी टीचिंग का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इस साल, पता है ना आपको, मैं आइडिया भी दे रही हूँ आपको। OSSC, ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है। पहले कौन कंडक्ट कर रहा था, DSE ये कंडक्ट करता था, बट उसमें कुछ फॉल्ट रह गया, एंड जितने भी लोग हैं पैसा लेने वाले लोग थे, तो ये चीज को हटा के इसको दिया गया, OSSC को अभी दिया गया कि वो कंडक्ट करेगा। तो अभी OSSC के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी थोड़ा अभी से ही ध्यान रखना शुरू करो। हर दिन, ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स बोल रही हूँ, 20 मिनट्स में मैक्सिमम आप 30 से 40 क्वेश्चंस को रिमेंबर कर सकते हो, इतना एनफ है, ठीक है, इतना एनफ है। बट वो 20 मिनट्स ओनली जनरल साइंस, जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अभी बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स भी आता है, हाँ आता है, जस्ट लाइक GST का फुल फॉर्म बताओ, है नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, वो सब आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, हमारा जो इंडिया जो असेंबली है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, वो कौन से एक्ट के थ्रू ग्रांटेड हुआ था, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 1937 का पीरियड है महात्मा गांधी जी के लिए, बट एक्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप लोग बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 केम इनटू वर्क, काम में आ गया, स्टार्ट हो गया। कब काम में आया, 1937 से। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस अकॉर्डिंग, तब उसके मतलब उस टाइम ऐसे नहीं था, जो भाजपा बोलते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इतना ज्यादा नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ कांग्रेस ज्यादा था, ठीक है। पॉलिटिक्स तो रहेगा ही, तो याद रख लो यहाँ पे कांग्रेस आ गया। तो कांग्रेस में जो भी पर्सन थे, मिनिस्ट्रीज था ना, मिनिस्ट्रीज होगा, कांग्रेस के जो भी पर्सन और मिनिस्ट्रीज थे, वेर फॉर्म्ड इन 7 प्रोविंसेस इन इंडिया, मतलब
7 ऐसा गिने हुए जगह पे बनाया गया, ठीक है। वो अपने संस्था बना रहे हैं, अपना जैसे एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। अभी देखो, दीज मिनिस्ट्रीज वर रिकमेंडेड टू प्रोवाइड, देखो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो 7 मिनिस्ट्री थे ये किसके थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस एक्ट के तौर पे बने थे, हो गया। दीज मिनिस्ट्रीज वर रिकमेंडेड टू प्रोवाइड, ये मिनिस्ट्रीज क्या कर रहे हैं ना, फ्री, रिलायबल, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन देगा। क्या देगा, फ्री, ये वर्ड्स याद रखना, फ्री, रिलायबल, कंपल्सरी, यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सबको फ्री में एजुकेशन देगा, पैसा नहीं लगेगा। रिलायबल, सबके लिए जैसे उपयोगी हो ऐसा। कंपल्सरी, सबके लिए कंपल्सरी रहेगा, मतलब सब पढ़ना है, सबको पढ़ना है। एंड यूनिवर्सल, इक्वल रहेगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा वो सबके लिए इक्वल रहेगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा सबके लिए समान, ऐसे एजुकेशन दिया जाएगा सबके लिए। याद रह गया। अभी देखो नेक्स्ट, दैट टाइम गांधी जी वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिटिकल फिगर जितने भी फिगर्स थे उसमें से गांधी जी बहुत आगे थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे पर्सन थे, मतलब एक साइड में नेताजी आ रहे हैं, गांधी जी मगर बड़े हैं वो काम कर रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे, पॉलिटिकल गुरुज मिलेंगे जो काम कर रहे थे। पॉलिटिक्स के बारे में इतना तो नहीं पता, बट जितना पढ़ा है उस अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि गांधी जी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा इंडिया आकर, जब रिटर्न हुए इंडिया में, एंड इंडिया आके देखा कि एजुकेशन के मामले में इंडिया में कुछ भी नहीं है, एंड ब्रिटिशर थिंक दैट जो इंडिया के लोग हैं ना वो सिर्फ सर्वेंट है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्वेंट है, उनको नौकर चाकर जैसे बनाए रखो, उनको कभी आगे बढ़ने मत दो। तो ये सिचुएशन को डील करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये बेसिक एजुकेशन जो चाहिए, बेसिक मतलब क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक मतलब क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर के साथ होगा, इंडिया के जो कला संस्कृति है उसके साथ चलेगा। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मदर टंग, आपका जो मदर टंग है वही रहेगा। अभी बोलोगे मैम मदर टंग हमारा क्या था, उस टाइम पे हिंदी था, हिंदी, एंड कुछ जगह पे संस्कृत भी यूज कर रहे थे, बट वो सारे तो विद्वान थे, दैट मीन्स एजुकेशनिस्ट थे, एंड जो भी नॉर्मल पर्सन था वो हिंदी बोलता था, फोक लैंग्वेज बोलता था, तो उसी को ही यूज किया गया एज एन इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री। अभी देखो, बट दिस रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, मैंने अभी स्टोरी सुनाया था, क्या है, एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाना है, लोगों को फ्रीली एजुकेशन देना है, तो हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। अभी बोलो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज जो गवर्नमेंट था तब तक भी आपको बता दूं ये 1937 का पीरियड है, 19 मतलब 49 में हम लोग 47-49 में क्या हो गया, हम लोग टूवर्ड्स ही मूव कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, बट उससे पहले भी किसके अंदर चल रहे थे, किसके अंडर में हम लोग रह रहे थे, ब्रिटिश के। कुछ जगह पे काम होना शुरू किया इसलिए रेज किया हमने, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे वॉइस रेज किया, बट फंड्स तो नहीं प्रोवाइड हुआ ना, तो विदाउट फंड क्या होगा, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिलेमा में पड़ गए। अभी गांधी जी सोचने लगे क्या कर सकते हैं, जैसे लोगों को हम फ्री एंड कंपल्सरी मास एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड मास एजुकेशन, जहाँ पे हर किसी को अलाउ किया जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी एज बार, कोई भी चीज नहीं हो, कमी नहीं हो, वहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो ऐसे जगह पे हम बोलते हैं मास एजुकेशन, ये वर्ड यूज होता है। एंड मास एजुकेशन के साथ मैंने एक वर्ड यूज किया, वोकेशनलाइजेशन, स्किल सिखाना बच्चों को, एंड प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट्स, ये तो जानते हो क्राफ्ट्स मतलब वो तो कला का ही एक पार्ट है, क्राफ्टिंग करना। तो उन्होंने चरखा चला रहता है ना, सूता काटना और कॉटन थ्रेड निकालना, एंड कॉटन के क्लॉथ्स, सॉरी कॉटन बोल रही हूँ, गलती हो गया, खदर, खदर खदर, सूता काटना, खदर का सारा चीज होता था उस टाइम पे, माइंड से निकल गया, खदर, खदर की चीज पढ़ते थे। तो ये जो उस टाइम पे चल रहा था, उनको क्या सिखाना है, ओनली तो चरखा चलाने से नहीं होगा ना। अभी क्या है कि मल्टीपल वर्क करते हैं हम लोग, एक पर्सन मल्टीपल वर्क करता है, बट उस टाइम पे कोई एक एक स्किल ही सिखा सकते हैं, है ना। तो जैसे गार्डनिंग करना, क्रॉप्स लगाना, वेजिटेबल्स को ग्रो करवाना, या फिर ये हांडी वगैरह बनाना, और ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग जितने भी थे ये ऐसे ब्रिटिश के जितने भी चीज़ें थे उसको छोड़ चुके थे, इंडियन जितने भी लोग थे। तो इस अकॉर्डिंग सोच लो कि उनको क्या क्या काम सिखा सकते हैं। हाँ, इस टाइम पे मगर महात्मा गांधी जी ने मैथ्स एंड साइंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आर्ट्स को तो दे ही रहे थे, मैथ्स एंड साइंस को भी दिया। तो वोकेशनलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट्स, महात्मा गांधी
क्या है? द फादर ऑफ नेशन, contributed immensely to India's freedom and his life and works highly influenced Indians life. तो भारतीय जितने भी इंडियंस हैं उनके जीवन को ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. His ideas, कौन से आइडियाज पे जी रहे थे? नॉन वायलेंस, है ना, अहिंसा के पथ पे चलना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज था यही था इंडिया के लोगों के लिए कि जो भी हो जाए हम नॉन वायलेंस पे ही चलेंगे. हो गया. बट the great man never founded any school or college and nor did he write any book of education. फिर भी उनको एजुकेशनिस्ट पे हम गिनते हैं, उनको ग्रेट टीचर बोला जाता है बिकॉज वो उन्होंने लाइफ लेसन दिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए फादर ऑफ नेशन बोला गया है. उनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं फॉर लिविंग, फॉर लिवलीहुड एंड प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट और ऑल एस्पेक्ट्स, इसके वजह से उनको फादर ऑफ नेशन बोला गया क्योंकि उन्होंने फ्रीडम से लेके बहुत कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए थे. अभी देखो ये हो गया उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसका क्या पॉइंट है, उसका नॉलेज क्या है हम लेते हैं, मतलब फाउंडेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन. तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रू एजुकेशन क्या है? ट्रू एजुकेशन का मतलब जानते हो? जहाँ पे मैंने क्या बोला था पहले दिन कि एजुकेशन डजंट मीन कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए. आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई हम एजुकेटेड हैं क्योंकि अब मैंने एमएससी पढ़ा है, तो लोग क्या बोलते हैं? प्रूफ दिखाओ. अभी प्रूफ के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्टिफाइड होना पड़ेगा या सर्टिफिकेट चाहिए शो करने के लिए. बट लोग एजुकेटेड कब बोला जाता है लोगों को? जब वो चीज़ों को समझ पाए, उनका डेवलपमेंट हो, टोटल डेवलपमेंट, ग्रॉस अमाउंट में डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रू एजुकेशन और द बेसिक एजुकेशन. ठीक है. सो ट्रू एजुकेशन मीन्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन चाइल्ड इनटू मैन. एक बच्चा मैन तक का रास्ता सफर करेगा. एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो ग्रो करते हुए मैन बनेगा. तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आए वो ड्यू टू एजुकेशन होना चाहिए. वो एजुकेशन में भी वो सोसाइटी से लेता हो, बुक से लेता हो, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेजेस से लेता हो. तो बेसिक एजुकेशन मीन्स एजुकेशन which may help an individual to fulfill his basic needs. तो बेसिक एजुकेशन क्यों बोले? जो एजुकेशन लोगों का बेसिक जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करता है, तो इसलिए उसको बेसिक एजुकेशन बोला गया. ठीक है. प्राथमिकता बोल सकते हो, प्राथमिक शिक्षा. क्यों बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा? क्योंकि इसको अगर कर लेते हो दैन नॉर्मली आपको क्या खाना है, कहाँ पे काम करोगे, तो आपको कौन सा जॉब मिलेगा. अगर एक इंसान 5-6 तक भी पढ़ लेता है, कैलकुलेशन कर सकता है ना, इजी है, कैलकुलेशन कर लेगा, उसको थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश वर्ड पढ़ने आ जाएगा, तो वो चल जाएगा. अगर एक बच्चा 10 तक पढ़ लेता है तो उसको नॉर्मली कोई भी मेडिसिन स्टोर हो, कहीं पे क्रॉप फील्ड में काम करना हो, रास्ते पे जो रास्ते बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, उसको मिल जाएगा. ठीक है. अभी जो लोग अनएजुकेटेड और इलिटरेट रहते हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होता है समझने में, उनको दिक्कत होता है लैंग्वेज समझने में, वर्ड समझने में, तो उसमें लोग ठग देते हैं. तो इसी के लिए प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक एजुकेशन. तो ये हो गया बेसिक एजुकेशन का मतलब. तो दस द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द, कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है? नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ठीक है. आप सिविलाइज हो रहे हो धीरे धीरे. एक बच्चा सेल्फ रिलायंट होगा, वो खुद पे डिपेंड करेगा, दूसरों पे नहीं. ठीक है. सेल्फ सफिशिएंट होगा, आप खुद से ही खुद को समझ सकोगे, आपके नीड क्या है उसको फुलफिल कर सकोगे. तो दैट इज द बेसिक एजुकेशन. तो ये चला पूरा हिस्ट्री. ठीक है, हो गया. अभी देखो बेसिक एजुकेशन का प्रपोजल क्या है. देखो मैं थोड़ा सा जब भी नोट्स लिखती थी उस टाइम पे, ये मेरे टाइम का नोट है, मतलब ये 2018 का नोट है. सो ये फिर यूज हो रहा है इतने टाइम से. सो ये क्या है ना, मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा. अभी का जो भी नोट्स होगा वो बड़े बड़े हैंड राइटिंग में होगा. तो आई होप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं क्यों छोटा लिखती हूँ, तो कम दिखता है. छोटा लिखने से एक इंसान का दिमाग में रहता है ना, तो वो अगर नोट्स बना रहा है एंड वो 10-12 पेज का देख लिया तो उसको पढ़ने में डर लगता है. हाँ, वे अरे इतने पेजेस हैं, मैं कब कंप्लीट करूंगा, कब एग्जाम में लिखूंगा, क्या करूंगा, मैं तो भूल जाऊंगा. तो मैं क्या करती हूँ, कम से कम पेजों में भर देती हूँ. ठीक है, इसलिए छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा गया है. बट जब भी आप एग्जाम हॉल में लिखो, बड़े हैंड राइटिंग से ही लिखना, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम हैंड राइटिंग से लिखो. एंड प्रॉपर गैपिंग देना. एंड मतलब हर एक बार देखना पॉइंट, मैं बहुत अच्छे से पॉइंट को मेंटेन करती हूँ एंड अंडरलाइन भी करती हूँ.
ठीक है, ऐसे अंडरलाइन, जहाँ पे बेसिक चीजें हो उसमें अंडरलाइन कर लो। इंपॉर्टेंट थिंग है जो शो करवाना है उसको दिखाना है तो अंडरलाइन कर लेना। ऐसे करोगे तो एक एग्जामिनर आपके पूरे कॉपी को नहीं, जहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को रखे हो ना उसको देख लेगा, अच्छा एक क्वेश्चन में इतना सब हो गया, दैट मीन्स ये बच्चा सब कुछ जानता है, वो लिख दिया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, अभी देखो प्रोपोजल्स क्या है बेसिक एजुकेशन का। बेसिक एजुकेशन का प्रोपोजल्स क्या है? सो फ्री एंड यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द एज 7 to 14। मैंने पहले ही बोला था, आपने पहले पढ़ा कौन से एडम्स रिपोर्ट में भी पढ़ा है ना, एडम्स रिपोर्ट में पढ़ा, वो डिस्पैच में भी पढ़ा कि एज क्या था। एडम्स रिपोर्ट में आपने पढ़ा कि एडमिशन एज बच्चों का कितना है, 8 ईयर्स है। ठीक है, 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स है या 6 ईयर्स है, मैं भूल गई, 8 ईयर्स था ना। हाँ, अभी अभी रॉन्ग क्यों आया ये देखो, क्यों बोल रही हूँ। 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन दैट इज राइट टू एजुकेट चिल्ड्रन कंपल्सरीली एंड फ्रीली, ये जो एक्ट आया इसमें मेंशन है 6 to 14। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो डिस्पैच में मेंशन किया गया सेम चीज 7 to 14, बट एडम्स में मेंशन किया गया 8 to 14। रिलीज हो सकते हो 14 में, 8 में एडमिशन होना है। बट यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने मेंशन किया 7 to 14। देखो अलग अलग का मैं बता दी, एक जगह में 6 से 14 होगा, वो सोच लेना, 2009 का है राइट टू एजुकेशन, एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट है, एंड 42 नंबर वाला आर्टिकल है, एंड 45 एंड 21A, इतने आर्टिकल्स लग जाते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। बट यहाँ पे कोई भी आर्टिकल अभी नहीं लगा रहा है, हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं 7 to 14 ईयर्स के लिए फ्री कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन देना है। अभी देखो मदर टंग में पढ़ाना है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन ओन लैंग्वेज और मदर टंग, तो शुड बी इन मदर टंग, दैट मीन्स हिंदी संस्कृत, जो भी वहां पे मदर टंग होगा। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, देखना आप कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे हिंदी होगा, उर्दू होगा, पर्शियन होगा। ये डिपेंड करता है कौन से एरिया में हम रह रहे हैं या कौन से एरिया के हम पर्सन हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मदर टंग क्या होगा। नंबर 3 देख लो, द एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट ओरिएंटेड, यही था इनका फॉल्ट भी। ठीक है, वो उन्होंने क्राफ्ट पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन, मैं मानती हूँ कि एजुकेशन का मतलब है कि लोगों को एजुकेट करना, एंड उस टाइम पे खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इनकम का बहुत ही सोर्सेस कम थे, इसलिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को ध्यान दिया। बट उन्होंने बोला, उनका जो स्टडी टाइमिंग था ना, क्या था, एक बच्चा अगर स्कूल आता है तो स्कूल में 2 से 3 घंटा ओनली पढ़ाई करेगा, बाकी 6 घंटा, 5 से 6 घंटा वो वोकेशनल एजुकेशन सीखेगा, एंड आफ्टर लर्निंग इट, मतलब इसको पढ़ने के बाद वो फिर क्या करेगा, इसी का ही क्या करेगा, यूज करके काम करेगा एंड अर्निंग करके लाएगा। उसी अर्निंग से टीचर्स को भी पैसा मिलेगा, प्लस घर को वो हेल्प करेगा, प्लस अपने कामों के लिए भी और एजुकेशन के लिए रखेगा। ये सारा चीज था। तो ये टोटली कंसेप्ट जो है क्राफ्ट ओरिएंटेड है, कल्चर एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, चरखा का नाम लिया था, तो स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब हाथ में जो बुनाई होता है, आप बुनाई का काम करते हो, आप लोग में से सबको ही करते होंगे, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर फट जाता तो वहां पे सी देते हो, तो वही है आपका बुनाई का काम। ठीक है, बुनाई का भी क्लॉथ मेकिंग है, बहुत कुछ है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ मेकिंग है। स्पिनिंग चरखा चलाना। ठीक है, कार्डबोर्ड बनाना, कार्डबोर्ड फॉर्मेशन करना, कार्डबोर्ड में वर्क करना या उसमें लिखना, वुड वर्क करवाना, वुड वर्क मतलब ये होता है लकड़ी के ऊपर जो शिल्प होते हैं वो सारे, लेदर वर्क चमड़ा के काम, किचन में काम सीखना, किसी के घर जाके खाना बनाना, ये सारे काम, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा फिर भी थे, तो अब भी है, बहुत जगह पे है। तो क्या होता था, रिच फैमिलीज को ही हम लोग अभी के टाइम पे राजा महाराजा के वंशधर बोल देते हैं, वैसे ही टाइप का। तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग खुद थोड़ी काम करेंगे, नौकर चाकर रहेंगे, तो हम लोग अगर किचन का काम सीख लेते तो किसी के घर पे जाके भी काम करके कर सकते हैं। गार्डनिंग सिखाना, एग्रीकल्चर एंड फिशरी, फिशरी मतलब ऐसा नहीं ओनली फिशिंग करेंगे, मछली पकड़ना नहीं, मत्स्य चाष बोला जाता है, मतलब फिशिंग करना ही है, बट फिश को कैसे कल्चर भी करना है, कैसे ग्रो करवाना, वो काम भी। ये सारे इनके क्राफ्ट एजुकेशन में एक मतलब सब्जेक्ट्स हैं, बोल सकते हो, क्राफ्ट एजुकेशन में एक एक सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अभी नंबर 5 में आ जाओ। नंबर 5 में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक व्यू, देखो सिलेक्टेड क्राफ्ट शुड बी प्रैक्टाइज्ड, और प्रैक्टिस किया गया। क्या हो गया, ये जो मैंने क्या बोला, उस टाइम पे अर्थनीति की अवस्था में बहुत ही दुर्बल थे,
हम बहुत दुर्बल थे, मतलब वीक थे। तो उस टाइम पे क्या था, एजुकेशन अगर हमें चाहिए तो किस बेसिस पे चाहिए, ये जो अबव सब्जेक्ट को हमने साइटेड किया बताया है उसी के बेस पे होगा, सो दैट हमारा अर्निंग हो। 6 पॉइंट देख लो, द सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्राफ्ट्स मस्ट बी टॉट। तो समाज के ऊपर और समाज के ऊपर निर्धारण करके और सामाजिक जो चीज़ें हैं उसके साथ संयुक्त होके एंड साइंटिफिक बोला गया, दैट मीन्स लॉजिकल जो चीज़ें हो वो सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा इस क्राफ्ट एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। ऑल दिस सब्जेक्ट टू बी टॉट वेर टू बी इंटीग्रली एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड क्राफ्ट। जो भी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाया जाएगा इसी क्राफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये प्रोपोजल्स है, ऐसे बुक्स में बहुत कम मेंशन होते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। हमारे टाइम पे पुराने बुक में ये मेंशन था और वहाँ से कुछ लिया गया, न्यू बुक से कुछ लिया गया, ऐसे करके बनाया गया था। करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसका करिकुलम क्या होगा, याद रहा ना, इस स्कीम को हमने क्या क्या बोला, आपको ऐड करना है, वो लाइन नहीं था मेरे टाइम पे 2018 में। इसी कंसेप्ट को, वर्धा स्कीम को बुनियादी शिक्षा बोला जाता है, ये मेंशन था, बट नाई तालीम वर्ड उस टाइम नहीं मेंशन था उस बुक में, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो मैंने बोला कि इसको वर्धा स्कीम भी बोलते हैं, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, नाई तालीम भी बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, ये चार जो मैंने स्कीम का नाम बोला, सेम स्कीम का ही नाम है, उसको आप ऐड कर लेंगे पहले ही पैराग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये याद रखे चलो, नहीं तो बुक में भी मेंशन नहीं है, रॉन्ग समझोगे कि नाई तालीम कुछ और है, वर्धा स्कीम कुछ और है। तो कौन से सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे वर्धा स्कीम के अंडर पे, कॉन्फ्रेंस में बताया गया 1937 के। तो बेसिक क्राफ्ट क्या क्या है, स्पिनिंग वीविंग, ठीक है, कारपेंटरी, देन एग्रीकल्चर में काम करेंगे, दैट मीन्स हम लोग जो चाष बास करते हैं वही सब, फ्रूट्स एंड फ्लावर कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, लेदर वर्क, चमड़ा के काम जो भी थे, कल्चरिंग फीस, दैट इज फिशरी, देन पोल्ट्री, जानते हो आप लोग पोल्ट्री का होता है, जैसे कि मतलब हैन को रखते हैं, कुछ भी हम लोग पोल्ट्री कर सकते हैं, बर्ड्स को रखना। हैंडलूम मतलब कपड़े बुनना और कपड़ों का बिजनेस करना, ऐसे ही। एंड एनी हैंडीक्राफ्ट्स, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो हाथों से बना सकते हो, उसको बोलते हैं हस्तशिल्प कर सकते हैं, जैसे कि लोकल मार्केट में उसको हम बेच के पैसा ले सके, हो गया। इसके साथ कौन से और चीज़ें होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो कि रिलेटेड है, तो फर्स्ट लैंग्वेज चाहिए, तो लैंग्वेज के लिए मदर टंग, देन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, आज का जो भी सब्जेक्ट्स है जिसको सोशल साइंस बोलते हैं और सोशल स्टडीज बोलते हैं, वही चीज़ है। पेंटिंग, म्यूजिक इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, बहुत जगहों पे ये सारा कल्चर चल रहा था। पीटी, ड्रिल, स्पोर्ट्स, एक्टिव करने के लिए, पर्सन को एक्टिव रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट। देन जनरल साइंस जो कि आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हाइजीन एंड नेचर स्टडी। देखो नेचर स्टडी आ गया मतलब ईवीएस है, हाइजीन के ऊपर कोई बात नहीं करता है, ठीक है ना, उस टाइम पे इस सब्जेक्ट को भी रखा गया था। देन होम साइंस, अभी के टाइम पे भी आर्ट्स बच्चे पढ़ते हैं होम साइंस। हिंदी फॉर दैट एरिया इन व्हिच इट इज नॉट द मदर टंग, ठीक है। हिंदी को एक कंपलसरी पॉइंट पे देखा जा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हम नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहते थे, सारे स्टेट्स को एक साथ जोड़ना चाहते थे, सो दैट एक कॉमन लैंग्वेज रखा गया, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने कॉमन लैंग्वेज बना दिया इंग्लिश को, वैसे हिंदी को रखा गया, ठीक है। क्लियर हो गए। अभी देखो मैरिड डीमेरिट्स, ठीक है, पूरे एंडिंग पॉइंट तक आ गए हम लोग, और थोड़ा है। मैरिड देखो, डीमेरिड देखो। अभी देखो उस टाइम पे क्या चल रहा था, बेसिक एजुकेशन मतलब एलिमेंटरी एजुकेशन, 7 साल से 14 साल का बच्चे को पढ़ाना है। एलिमेंटरी एजुकेशन 1 से 1 to 7 और 8 क्लास तक, है ना। तो ये पीरियड मतलब हो गया प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंटरी एजुकेशन का एक्सपांसन। तो रैपिड एक्सपांसन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री विथ मिनिमम डिपेंडेंस ऑन पब्लिक फंड। हम पब्लिक फंड पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है, हम किस पे डिपेंडेंट है, वोकेशनलाइजेशन पे। स्किल सीखेंगे, कौशल सीखेंगे, उसी विद्या से हम अपना अर्निंग करके लाएंगे एंड पढ़ेंगे। देन देखो बीई जहाँ पे लिखा है ना, कैपिटल बी कैपिटल ई, तो दैट इज द बेसिक एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म दिया है। बीई हेल्प्स द डेवलपिंग स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। तो बेसिक एजुकेशन क्या कर रहा था, हमारे कंट्री का जो प्रगति हो रहा था उसमें हेल्प कर रहा था। देन बेसिक एजुकेशन वाज एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन। क्या है, यहाँ पे सारे बच्चों को काम करना पड़ रहा था, तो एक्टिविटी बेस्ड है। आज के बच्चों को देखो क्या करते हैं, जितना एजुकेशन दिया जाए उतना करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो उसी गेम्स पीरियड में अगर उनको स्किल सिखा दिया जाए एंड उनसे ही थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के काम किया जाए, तो सोचो कितना डेवलपमेंट हो सकता था। इस पीरियड में एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन
कम हो गया, उस पीरियड में था, महात्मा गांधी जी के पीरियड में था। तो बेस्ड ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अच्छा, जब भी आप स्किल सीखते हो तो आईटीआई सोच लो, आईटीआई डिप्लोमा जो भी करते हो, तो आईटीआई में जब भी करते हैं जो क्या क्या नाम है मुझे तो पता नहीं, हेल्पर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत कुछ बनते हैं। तो अभी जो भी मिशनरी वर्क करते हो तो प्रैक्टिकली करते हो ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे एंड कोई भी जगह पे जाके तार को लगाओगे तो वहाँ पे तो मर जाएंगे हम। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ों को सीख रहे हो, जैसे कि छोटे हो कोई स्किल्स, नया स्किल सीख रहे हो, तो आप आंखों से देखो वहाँ पे, उसको एक्टिविटी में उसको परफॉर्म करो एंड सीख लो। तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रोफेशन वाइज आप चूज कर सकते हो बाद में। नंबर 4, दिस एजुकेशनल अप्रोच वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहाँ पढ़े थे? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पढ़े थे, जहाँ पे क्या होता है, आपका एक सपोज आपका फिजिकल एस्पेक्ट है, इसके साथ आपका कनेक्शन है सोशल का, इसके साथ कनेक्शन है आपका कॉग्निटिव का, इसके साथ कनेक्शन है लैंग्वेज का, इमोशंस का। तो ये सारे एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं एंड जितना आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो, सपोज आप आज कुछ एक्सपीरियंस को गेन किया तो हमने इसको E1 लिखा, कल ये एक्सपीरियंस आप भूल नहीं जाएंगे, इसमें ओनली एडिशन होगा। तो कल एक्सपीरियंस जो आया E2, थर्ड डे जो आएगा E3, ऐसे एडिशन होते चलता है एक्सपीरियंस का। तो इसी के साथ डिपेंडेंट है या फिर लिंक्ड है। नंबर 5 देख लो, बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड अपॉन द कल्चर एंड सोशल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। तो ये तो लाइन समझ आ गया, जो भी हमारे संपत्ति है, सामाजिक जो समाज में जो भी संपत्ति है, हेरिटेज है और कल्चर है, कला संस्कृति है, उसी के ऊपर निर्भर करता है बेसिक एजुकेशन। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देखो, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। आपका इस टाइप का डेवलपमेंट ओनली गांधी जी ने ही सोचा था एंड उनके अकॉर्डिंग 3 चीज होता है, ठीक है। क्या है? जैसे कि आपके पास 3H प्रोग्राम्स है। क्या है? आप कोई भी काम जब करते हो, अच्छा मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एंड आपको देखने को अच्छे से मिल जाएंगे। रेड, ओके। 3H प्रोग्राम क्या होता है या फिर 3H क्या है? फर्स्ट H, एक H क्या बोलेगा? आपका हेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉजिकली सोचने के लिए, कुछ भी थिंक करने के लिए सो हेड चाहिए, नॉलेज वहां पे कैप्चर होगा। फिर क्या है? आपके हार्ट, ठीक है। इमोशंस, एवरी चीजों के साथ अगर इमोशंस, अगर आप इमोशन लेस होके वर्क करोगे ना, आपका इंटरेस्ट कब का खत्म हो जाएगा एंड आपका मतलब ही नहीं रहेगा, आप सिर्फ कब करते रहोगे एंड यू आर जस्ट लाइक ए रोबोट, आप रोबोट जैसा फील करोगे। तो यहाँ पे हेड एंड हार्ट है, तो ये याद कर लेना, हेड, ये है हार्ट, ठीक है, हार्ट एंड लास्ट वन ये है हैंड, हाथ। आप कुछ भी काम करना चाहते तो यू नीड योर हैंड ना, फर्स्ट आपको क्या चाहिए? हाथों का इस्तेमाल करना। तो ये चीज होता है 3H प्रोग्राम। एंड वैसे ही 3R भी है, रीडिंग, राइटिंग एंड जस्ट लाइक आप कोई चीज को समझ रहे हो या फिर एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रीडेबल होना चाहिए, जस्ट लाइक वो यूज में आना चाहिए। तो उससे भी इम्पॉर्टेंट है ये 3H का कंसेप्ट। तो 3H का कंसेप्ट को याद रखना, ये भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, हेड, हार्ट, हैंड। आप जो भी काम करते हो, वोकेशनल होना है, कुछ भी सीखना है, तो ये 3 चीज का आप यूज करते हो, ठीक है। सो ये हो गया। तो देखो, ये जो एजुकेशन सिस्टम था, हार्मोनियस डेवलपमेंट मतलब ऑल टुगेदर एक बैलेंस में डेवलपमेंट, विकास करना चाहता था, किसका? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का। आपका सोल का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉडी भी डेवलप होना चाहिए एंड आपका जो नैतिक विकास है वो भी होना चाहिए। एंड दिस एजुकेशन सिस्टम इनकलकेट सोशल, मोरल एज वेल एज डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आप कैसे एक साथ रहोगे, कैसे आप मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करोगे, सबके सामने रखोगे, सोसाइटी में रहोगे तो सोशल कैसे बनोगे, उसके ऊपर था। डीमेरिट्स क्या क्या है वो भी देख लो, खराबी क्या क्या था। ये क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं हुआ है, दूसरा जो PDF है वो भी पढ़ाऊंगी, बट उसमें क्या क्या ऐड करना है बस उतना करके हमें लास्ट एक क्वेश्चन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो वो चीज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देख लो, बेसिक एजुकेशन का डीमेरिट्स क्या है। ये सीवियर क्रिटिसिज्म में आ गया, कंट्रोवर्सी तो बहुत था इस क्वेश्चन में। इस टॉपिक के ऊपर क्या था? इट वाज argued that the scheme turns a school into a center of small social industry, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग बोला गया, जितने भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को रेज किया और भी उन्होंने बोला कि इस वे ऑफ जो एजुकेशन है या वोकेशनल लर्निंग है, इससे क्या होगा, और बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होंगे, जो प्रॉपर बुक के थ्रू पढ़ना या सीखना कुछ चीज़ वो नहीं करेंगे, ओनली वोकेशनलाइज्ड होंगे। तो सोचो उन्होंने क्या बोला कि स्कूल्स को इन्होंने छोटे छोटे केंद्र में, बिजनेस का केंद्र में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया।
चेंज कर दिया है। देन टीचर हैड टू डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। अभी देखो कोई भी फंड तो प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट जो भी अर्निंग करेंगे उसी के ऊपर टीचर को डिपेंड रहना पड़ेगा। टू मच एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट, बहुत ज़्यादा ही क्राफ्ट के साथ हमने जुड़ गए, और लिबरल एजुकेशन मिला, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमने छूट दिया एजुकेशन के लिए कि बच्चे ये पढ़े, क्योंकि वो चाहते थे उनका लाइफ बन जाए, बच्चों का लाइफ बने, तो इसलिए उन्होंने स्किल सिखाया, उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एंड कोरिलेशन, जो पॉइंट बताया हमने, कोरिलेशन इज नो डाउट इज साउंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, मतलब कोरिलेशन है, एक चीज के साथ दूसरा चीज का कनेक्शन है, बट कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट थ्रू क्राफ्ट, क्राफ्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट को जोड़ना इम्पॉसिबल है ना। ये सबका एक मीनिंगफुल वे से देखेगा हो सकता है क्या? नहीं। बेसिक एजुकेशन वॉज ऑफन रिगार्डेड एज इन्फीरियर टाइप, नॉट ए सुपीरियर टाइप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ये सबके लिए है, ये बोल नहीं सकते। इन्फीरियर टाइप ऑफ एजुकेशन है फॉर द पुअर विलेजर्स, नॉट फॉर द अर्बन एंड द मॉडर्न पीपल। ये मॉडर्न पीपल के लिए नहीं था, अर्बन एरियाज के लिए नहीं था, गाँव के लिए था, रूरल डेवलपमेंट के लिए था, इसलिए बोला गया रूरल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिक एजुकेशन को हमने रूरल रिकंस्ट्रक्शन भी बोला। Basic education cannot help in the progress of modern scientific and technological development of, रुको एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, ऑफ दिस सोसाइटी। इन्होंने बोला जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंटिफिक, मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, ये बेसिक एजुकेशन के थ्रू हो नहीं सकता। क्राफ्ट सीख रहे हैं ना बच्चे, रिसर्च नहीं कर रहे, बच्चे कोई चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे, हायर एजुकेशन नहीं ले रहे, तो किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज का तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। लैक ऑफ फाइनेंस इसका मेन इशू था, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर पॉलिसीज जो भी बनते हैं वहाँ पे ग्रांट इन एड का बात आता है। ग्रांट इन एड, जो भी हम ग्रांट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि फ्री एजुकेशन भी देना है, तो उसके लिए भी तो मनी चाहिए ना, ये मनी नहीं मिला, इनको फंड नहीं मिला, तो लैक ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एफिशिएंट, मतलब लैकिंग हो गया, इनएडिक्वेसी आया, जो भी चीज़ें चाहिए थी, ट्रेन टीचर्स हो, सिंसियर टीचर्स हो, ये सब नहीं मिला, एंड उसमें क्या हो गया? फेल्यूर मिल गया स्कीम को। दैट मीन्स ये स्कीम बेकार हो गया, आके भी कुछ टाइम तक वर्क किया, उसके बाद बेकार हो। फिर भी बहुत जगह पे इसको यूज किया गया, इन स्पाइट ऑफ वेरियस ड्रॉबैक्स, इतने मुश्किलों के बाद भी, इतनी गलतियों के बाद भी, गांधी जी सोशियो इकोनॉमिकल कंसर्न, सोसाइटी के लिए एंड इकोनॉमिक, अर्थनीति के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए जो भी उनका चल रहा था, जो उन्होंने चलाया था, मुहिम चलाया था, उस चीज को उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया। हम इस चीज़ को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बट कुछ पॉइंट तो है जो थ्योरी में रॉन्ग था, एंड इसके वजह से वर्क नहीं हो पाया, ठीक है, नॉट वर्किंग एज वेल। तो ये सारे पॉइंट्स, तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? डायरेक्ट आता है, ठीक है। सो नई तालीम, ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? अच्छा, क्राफ्ट एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन, वर्ड सुन के रखो क्या क्या बोल रही हूँ। क्राफ्ट एजुकेशन लिख के रख सकते हो, क्राफ्ट एजुकेशन, ब्लैक में नहीं दिख रहा है ना? अच्छा वेट, ग्रीन में लिख देती हूँ, या रेड में लिखने से भी आपको दिख जाएगा। ओके, क्राफ्ट एजुकेशन, ठीक है, क्राफ्ट एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन, ये वर्ड्स जितने भी आएंगे, जहाँ पे भी सुनने को आ गया ना वोकेशनलाइजेशन, जहाँ पे भी सुनने को आ गया तो समझ लेना ये नई तालीम का कंसेप्ट है। वर्क एजुकेशन बोला गया, ठीक है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी वर्ड यूज किया हमने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अच्छा, आपको अगर किसी चीज में एक्सपीरियंस ना हो तो आप क्या काम को कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो? देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे, आप हो सकता है मे बी मेरा एज आप लोगों का एज सेम हो, कहीं पे होता ही है, ऐसे टीचर्स भी मिल जाते हैं, एज भी सेम हो जाते हैं, तो अभी क्या बोलेंगे कि क्यों हम पढ़ा सकते हैं और आप लोग भी फ्यूचर में कैसे पढ़ाओगे? ये चीज़ पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस को हम गेन करें, दैट मीन्स ये आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो एक्सपीरियंस क्या करता है? आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ऑलवेज एक पर्सन लर्निंग मोड पे है, हम लोग अभी सारे लर्निंग मोड पे ही है, एवरी डे हम लर्न कर रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा न्यू कुछ चीज़ें सीखने को आ रहा है, या फिर वे ऑफ एक्सप्रेशन और वे ऑफ शोइंग एनीथिंग, आपको जो भी शो किया जा रहा है वो अच्छा हो रहा है, मॉडिफाई करें, तो ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2021, हाँ 2021 में आ चुका है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग 2021 में आया था, एंड बच्चों को मिला नहीं था, क्योंकि ये जो बुक्स हैं
जो कि बीएड के बुक्स आपको मिलेंगे, परम के बुक्स नहीं है, दूसरे बुक्स में मेंशन नहीं था, सो दैट ये नहीं मिला, इसलिए ये एक्स्ट्रा नोट्स जो भी मार्क करके दी हूँ उसको थोड़ा सा ऐड कर लेना जहां जहां बोल रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ नाई तालीम। वर्ड सुन लिया नाई तालीम, पूरा आंसर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर और क्या है, व्हाट इज रूरल कंस्ट्रक्शन, रूरल बोला गया, रूरल मतलब गांव, विलेज, ठीक है, विलेज है, गांव है, तो विलेज का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल वर्ड आ गया, रूरल डेवलपमेंट आ गया, दैट मीन्स गांधी जी का वर्धा स्कीम, वही सेम चीज आ गया गांधी जी का। एंड डिस्कस द रोल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, हो गया। गिविंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये 1930s के पीरियड का है, ठीक है। अभी देखो इंट्रो, अगर कोई बच्चा चाहता है मेरे नोट से लिखना तो वो भी चलेगा एंड थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको टेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इस पेपर में जो जो मेंशन है या इस नोट में जो जो मार्क किया है उसको लिख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इजी लगे वो करना। तो देखो द टर्म नाई तालीम कहाँ से आया, केम इनटू बीइंग इन 1930s ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अभी तक भी ब्रिटिश रूल चल रहा है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, 1947 तक ये चलेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, 1947 तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद 2 साल लगेंगे, 1949 में सब कुछ सेटअप होगा और हमारे अंडर में आएगा, यही चीज़ है। 1950 में हम पूरा ही रिपब्लिक वे से प्रेजेंट करेंगे खुद के कंट्री को नेशनल फ्लैग के साथ, ठीक है, ये चीज़ चला। तो अभी देखो जो नाई तालीम का कंसेप्ट आया, यहाँ पे मेंशन है, लाइन देखना, मैं अंडरलाइन की हूँ, नाई, नाई, नाई मीन्स न्यू, नया, नई, एक्चुअली नाई नहीं, नवी और नया बोला जाता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखा गया नाई, सो नई तालीम, नई, नया शिक्षा, नई, ठीक है, नई तालीम। एंड वर्ड तालीम मीन्स, तालीम वर्ड आया है उर्दू से, उर्दू नियर अबाउट क्या होता है ना, हिंदी के साथ थोड़ा थोड़ा मैच करता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। तो तालीम मीन्स हम लोग वर्ड में यूज करते हैं, ये इन्होंने मुझे तालीम दी है, तो उन्होंने मुझे, दैट मीन्स शिक्षा दी है, तालीम इज अ उर्दू वर्ड एंड व्हिच मीन्स एजुकेशन, हो गया। अभी एजुकेशन क्यों चाहिए, एक पर्सन को एजुकेशन क्यों चाहिए होता है, बेटरमेंट के लिए, ठीक है। अभी देखो किसी बच्चे को अगर कुछ एक्स्ट्रा पता है, अगर किसी को भी पता रहता है वो मुझे बताएगा, तो उससे भी मैं ही सीखूंगी, एवरीडे हम लोग लर्न करें, एक टीचर भी एक लर्नर ही है, सीख लेना, ठीक है, ये चीज मान लेना। एंड एवरीडे आप न्यू थिंग्स को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, जितना चीजें आप देख रहे हो उससे रिसीव हो रहा है। तो महात्मा गांधी क्या थे पता है, महात्मा गांधी आपको तो पता ही होगा, वो एडवोकेट थे, हाँ। महात्मा गांधी गेव द स्कीम, एक स्कीम दिया उन्होंने न्यू एजुकेशन का, नाई तालीम 1937 में, जिसको वर्धा स्कीम भी बोलते हैं, एंड ये पब्लिश हुआ उनके एक न्यूज़पेपर में, हरिजन, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। एंड आपको तो पता है ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था गांधी जी का, ये कब से आया, 19, मैंने क्या बोला था, अर्ली 19th सेंचुरी से, अर्ली 19th सेंचुरी से, तो अर्ली 19th मतलब 1904 में, व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका एंड लेटर ऑन टू हिज स्टे इन आश्रम एट साबरमती गुजरात एंड सेवाग्राम महाराष्ट्र, ठीक है, जब वहां से स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में देख लिए, ये जो लोगों को लेके जाते हैं, इंडिया के लोगों को लेके गए थे एंड वहां पे उनको नौकर चाकर बना के काम करवाया गया, हाँ, दास प्रथा उस टाइम पे था, दास प्रथा, सती दाह नहीं बोल रही हूँ, दास प्रथा बोल रही हूँ, दासी बन के जाना या दास बन के जाना, नौकर जैसा काम करवाना, उनको खाने नहीं देना, उनको गाय बैलों के जैसा रखना, ये कॉन्सेप्ट था। इतना डिफिकल्ट हुआ सिचुएशन कि महात्मा गांधी जी रो पड़े, एंड वहाँ से आते ही उन्होंने सोचा कि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक आश्रम बनाया था, जहाँ पे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके आए थे, इंडियन लोगों के लिए एंड दूसरे भी जो गरीब लोग थे उनके लिए। बट जैसे ही वो इंडिया आए तो उनका माइंड में आया, नहीं मुझे चेंज करना है, तो एजुकेशन देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मतलब हम किस पे अटैक करते हैं बोलो तो, जो लोग मूर्ख रहते हैं, है ना, जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो रूरल में ही ये चीज़ था, तो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट करना सोचा, रिकंस्ट्रक्शन, एंड ये पॉसिबल हो पाता ओनली नाई तालीम से। ये थोड़ा सा पार्ट अगर ऐड करना चाहो कर सकते हो। प्रिंसिपल्स वहाँ पे पढ़े थे, सेम चीज़ है, जो प्रोपोजल्स था सेम है, प्रैक्टिकल वर्क करना, क्राफ्ट करना, वही सिर्फ है, वोकेशनल एजुकेशन करना, वहाँ पे बेटर है, मेरे आंसर पे बेटर है। तो प्रिंसिपल हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों चीज़ों के लिए, प्रिंसिपल हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों चीज़ों के लिए वो प्रोपोजल वाला पॉइंट आप ऐड कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोजल वाला जिनको नहीं समझ आया, फटाफट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप प्रोपोजल वाला पॉइंट जो प्रीवियस नोट है, इंग्लिश मीडियम को बोल रही हूँ, वो लिख सकते हैं,
ठीक है, हो गया, इतना ज्यादा और लेंदी नहीं करना है। अभी देखो नीड क्या है, ओनली पॉइंट्स बोला गया है, देखो पॉइंट मैंने बना दिया है। ऑल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड द चिल्ड्रन ओनली लिटरेट थ्रू, देखो 3R मैंने बोला वर्ड, 3R, हाँ 3R भी इनका ही है, बट मैंने बोला कि ओल्ड एजुकेशन में था, जो कि गांधी जी ने उसको सिर्फ निकाला है, गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। गांधी जी ने बोला जो हमारा पुराना शिक्षा था ना 19 सेंचुरी से पहले, वो 3 चीजों पे काम कर रहा था, राइटिंग पे, रीडिंग पे, एरिथमेटिक पे, एरिथमेटिक पे, ठीक है। मतलब आपको एक कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना बिजनेस बढ़ाना था, तो कैलकुलेशन आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, इतना ही चीज था 3R में। तो इस कंसेप्ट से बच्चा सिर्फ लिटरेट होगा, शिक्षित होगा, बस इतना ही चीज है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो नई तालीम इज डिजाइन टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल empathetic citizen who can look upon all kinds of useful work including manual labor as honorable and dignified और डिग्निफाइड। सो ये जो चीज था कि आपको एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनाना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी का भी कंसेप्ट चला ना आत्मनिर्भर, तो आप खुद के ऊपर निर्भर करेंगे, तो इसके लिए आपको एजुकेट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है एजुकेशन फॉर ऑल। सो देखो पॉइंट सिर्फ हेडिंग देना है, तो 6 to 14 मैं इसलिए बोल रही थी कुछ रॉन्ग है। 7 to 14 आपका जो बुक है बीएड का कुरुक्षेत्र का जो मेन बुक है उसमें 7 to 14 लिखा गया है, बट जो ये परम बुक है वो 6 to 14 दिया है, बट 6 to 14 महात्मा जी के कंसेप्ट में नहीं है, महात्मा जी के कंसेप्ट में 7 to 14 है। थोड़ा थोड़ा रॉन्ग रह सकता है, याद रखना 2009 से 6 to 14 का कंसेप्ट आया, 6 to 14 का कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो आप 7 to 14 लिखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा, मोरल डेवलपमेंट होगा तो हो गया। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी एटीट्यूड्स, आप डिग्निटी मेंटेन करोगे, अपना अपना रेस्पेक्ट मेंटेन करोगे तो हो गया। रिलेटेड विथ लाइफ, जितना भी क्राफ्ट सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, आपका कनेक्शंस रहे, आप अपना प्रोडक्टिविटी दो, लोगों को अपना प्रोडक्टिविटी दो, है ना। तो ये सारे जितने भी चीजें सीख रहे हैं वो रिलेटेड विथ लाइफ है। सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, ये पढ़ चुके हैं हम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, लोग साक्षर होंगे, प्लस वो वोकेशनलाइज्ड हो रहे। स्किल बेस्ड लर्निंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब अपने लेबर के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग गुड सिटीजनशिप, डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप देश एंड विदेश दोनों को समझोगे, कनेक्ट करने को ट्राई करोगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ओनली देखो मैंने हेडिंग्स को मार्क किया, तो ओनली पॉइंट्स और हेडिंग्स को ही आप लिखेंगे। कैसे करोगे, एक पेज में ऐसे कर लेना सर्कल, एंड पॉइंट्स 15 पॉइंट्स हैं, चलो भाई 10 पॉइंट ही सही याद रहा, अभी 10 पॉइंट को ऐसे 1 2 3 4 करके एक पेज में बहुत अच्छे से बना देना। समझ आ गया, सिर्फ हेडिंग्स को भूलना नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं फिर बोलोगे अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, फेल करोगे, भूलना नहीं, ठीक है, ऐसे बना के छोड़ दोगे, वही हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी देखो क्वेश्चन में था वर्क एजुकेशन, वर्क एजुकेशन का मतलब क्या है। Every education system is based on the working philosophy of the people for whom it is meet। देखो अभी आप सिस्टम को क्यों चेंज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के लोग रहते हैं एंड ओनली उनमें से कुछ ही रहते हैं जो एजुकेटेड होना चाहते हैं। मीनवाइल अदर पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट वेरी एप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन, ठीक है, ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जितना पढ़े हैं उसी को बढ़ाएंगे, बट जो लोग पढ़े नहीं हैं वो लोग चाहेंगे क्या, नहीं। तो वर्क एजुकेशन भी ऐसा है जो फिलोसॉफी उस टाइम पे जो नॉलेज काम कर रहा था लोगों के अंदर, जो लोग चाह रहे थे उनके थ्रू ही आगे बढ़ा। तो ये होता है एक्चुअली वर्किंग फिलोसॉफी, मतलब आपके लाइफ का प्रेजेंटेशन, आपका लाइफ का नॉलेज का प्रेजेंटेशन। तो आप अगर एजुकेशन के थ्रू काम करना नहीं सीखे, वोकेशनल होना नहीं सीखे, तो क्या सीखे, तो आपको अर्निंग मिलना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क एजुकेशन। थोड़ा थोड़ा लिखोगे, ठीक है, आपके स्किल्स टैलेंट्स इसी का ही क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे। जो समझ आया 2 4 लाइन लिखना, बस ज्यादा आगे मत बढ़ना, ठीक है। अभी देखो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाना डायरेक्ट कि इससे क्या होगा। अभी देखो क्या पॉइंट पढ़े थे कि लोगों को सेल्फ रिलायंस मिलेगा,
लोग क्या हो जाएंगे, फ्रीडम के साथ जी सकेंगे, हेल्पफुलनेस बढ़ जाएगा, लीडरशिप कैरेक्टर बिल्ड होगा, लोग अपने जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकेंगे अगर वर्किंग कर सके, अगर उनको पता रहे, नॉलेज रहे हर एक चीज़ का, तो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखा था वही पॉइंट्स यहाँ पे काम आ जाएगा, ओनली पॉइंट वाइज है। आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, आपका ड्यूटी मेंटेन कर सकते हो, आप सिविलाइज्ड हो जाओगे, आप प्रोडक्टिविटी दिखाओगे, आप प्रोड्यूस करोगे थिंग्स को, ठीक है। पॉइंट्स को मैंने नहीं पढ़ा, अभी देखो पॉइंट्स को मैंने क्या क्या अंडरलाइन किया। आप रेस्पेक्ट करोगे किसको, अपने काम को, और उसी के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट भी मिलेगा। आप लीडर, सेल्फ रिलायंस होंगे, हेल्पफुलनेस होंगे एंड टीम वर्क पे बिलीव करेंगे, लीडरशिप कैरेक्टर दिखाओगे, आप अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, रेगुलरिटी एंड ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू ड्यूटी रहेगा, आप डेडिकेटेड रहोगे। अभी बोले थे ना, आज जैसे मैंने बोला कि मेरा तबीयत खराब है इन द सेंस मैं बहुत थकी हुई हूँ, बट अगर आज सो गए ना, सो ये अगेन कंप्लीट नहीं होगा। इतना एनर्जी के साथ एक बार अगर हम लोग स्टार्ट हो जाए तो ये कंटिन्यू 5-6 आवर्स चल सकता है, ठीक है। अगर मैं सोच लूँ मैं बीमार हूँ तो ये और कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो ये पहले ट्राई करना पड़ेगा। ओके, ये पहले ट्राई, डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क के लिए, आपके वर्क के लिए, ड्यूटी के लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, बिकॉज ये आपका ड्यूटी है, ये आपका वर्क है, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर वर्क स्किल, अगर हम लोगों को स्किल्स नहीं सिखाते हैं तो वो अच्छा काम करेगा या फिर जिनको स्किल्स हमने सिखाया है वो अच्छा काम करेगा। ऑब्वियस जो स्किल्स सीख के आए हैं, जो प्रैक्टिस करके आए हैं, तो वो लोग अच्छा काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, है ना। टू रिमूव द गैप बिटवीन मैनुअल वर्कर एंड व्हाइट कॉलर वर्कर, अभी व्हाइट कॉलर वर्कर कौन थे, पहले के टाइम पे मिडिल क्लास वाले व्हाइट कॉलर वर्कर थे, बिकॉज वो ऑफिस में रहते थे एंड काम करते थे बैठ बैठ के। अभी क्या है, जो भी मैनुअल वर्कर है, मतलब नॉर्मली जो नौकर चाकर हो, पानी भी देता हो, चाय भी देता हो, कुछ भी करता हो, एंड जो ऑफिशियल वर्कर है, सबके सब सेम कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हम लोग वर्कर्स हैं। हम लोग यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं बोल रहे, हम लोग वर्कर्स हैं, तो हम लोग हर एक को अपने वर्किंग के लिए रेस्पेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। टू डेवलप अवेयरनेस, सोशियो इकोनॉमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, जो सामाजिक तथा सोशियो इकोनॉमिक एक साथ अगर लिखा जाता है तो सामाजिक तथा इकोनॉमिक मतलब अर्थनैतिक जो भी असुविधाएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इतना हिंदी तो सब समझ पा रहे हो ना। देखो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट इंग्लिश जब भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ के अपने लैंग्वेज में कर लो ना, अच्छा वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, चलेगा। अभी देखो ये कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन मैंने बोला था शॉर्ट क्वेश्चन, एंड देखो यहाँ पे मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही अलग है, ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग वेराइटीज में आता है, सो पढ़ लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, सो व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला 2021 में एक क्वेश्चन आया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक शॉर्ट क्वेश्चन था। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, methodology in which educators purposefully engage with the learners in direct experience and focused reflection in order to increase knowledge, develop skill, clarify values and develop people's कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटीज। अभी बोलोगे मैम इतना हार्ड लग रहा है, अभी देखो मैथोडोलॉजी मतलब होता है द स्टडी अबाउट मैथड्स, जो भी नियम पढ़ लो, नियमावली जानते हो, मतलब बहुत सारे नियमों के संग्रह जहाँ पे हो जाए, एक साथ इतने नियम हैं, अभी नियम को यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, एजुकेटर्स, दैट मीन्स टीचर्स, यूज करके क्या करेंगे, पर्पसफुली एंगेज करेंगे, किसके साथ, लर्नर के साथ। मैं पर्पसफुली आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आप चाहो कि नहीं चाहो फिर भी आई एम कनेक्टेड विथ यू, आपके साथ कनेक्टेड हूँ, क्यों, फोकस रिफ्लेक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना है। आपका नॉलेज हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, इस सब्जेक्ट में मैं गाइडेंस दे रही हूँ, मैं नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। डेवलप स्किल्स, आपको टीचिंग के डिफरेंट स्किल्स और यूनिक पॉइंट्स बता रही हूँ। क्लैरिफाई वैल्यूज, आपको वैल्यूज बता रही हूँ क्या है टीचिंग का वैल्यूज क्या है, या पढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलप पीपल्स कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, आप अपने कम्युनिटी को या कंट्री को सर्व करोगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस को। अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसके थ्रू होता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू होता है। जब भी हम लोग अभी भी बच्चे हैं, ऐसे टीचर्स हैं जो 50 साल भी पढ़ा चुके हैं, उनसे अगर कोई चीज़ सुनने को मिल जाए ना तो लगता है कि सोल डायरेक्टली भगवान के साथ कनेक्ट हो गया, ऐसे ही फील आता है, क्योंकि उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, मे बी वो ओल्ड मॉडल है, वो ओल्ड थिंकर्स हैं, बट उनके जो आइडियाज़ हैं उसी से हम न्यू थिंग्स निकाल सकते हैं। उनके आइडियाज़ हैं गुफी आइडियाज़, मतलब पूरा भरे पड़े हैं, वो ट्रेजर बॉक्स है,
तो उसको यूज करना, मतलब हम आपके साथ क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो ट्रेजर बॉक्सेस है ना उसको खोलना चाहते हैं, ठीक है। उसी को ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्रोडक्टिविटी को। तो आप क्या कर रहे हो, अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या क्या इंक्लूड हुए हैं, देखो, एक टीचर रहेगा, काउंसिलर, कॉर्पोरेट मेंबर्स हो सकते हैं, टीम बिल्डर्स, थेरापिस्ट हो सकते हैं, एंड प्रैक्टिशनर्स जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मेनी डिसिप्लिन, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं, मैथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, नियम को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एडवेंचर एजुकेशन हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, प्लेस बेस्ड एजुकेशन हो, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो, ग्लोबल एजुकेशन, एनवायरमेंटल लर्निंग, इनफॉर्मल एजुकेशन, सर्विस लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। उसी पॉइंट को लिखा गया। अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, जो पॉइंट्स मार्क है डायरेक्ट जाओगे, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स को जो मार्क किया गया उसको लिखना है। इट मेक्स लर्निंग रिलेटेड टू स्टूडेंट, देखो, इट मेक्स लर्निंग, ऐसे शिक्षा को बना रहे हैं जो इजी हो जाए, आपको खींच के लाए, ठीक है, वो है रिलेटेड टू लर्न स्टूडेंट्स। इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो वैल्यू है उसको बढ़ा देता है, इफेक्टिवनेस कितना है, यूजफुल है। द लर्निंग बिकम्स परमानेंट, एक अच्छा टीचर अगर आपको पढ़ा देना, वो लॉन्ग टाइम तक आप मतलब चीज़ों को भूलोगे नहीं। एंड जब भी आप इवन इफ एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर याद आ जाए अच्छे से, मतलब ग्रिप किए हो पढ़ाई को, दैन आप अगर नहीं भी पढ़ के जाते हो तो तब भी आपको याद आएगा, कुछ तो लिख के आ जाओगे। तो ये होता है परमानेंट एक छाप छोड़ के जाना, ठीक है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। कोई भी बच्चा अगर मतलब क्लास अटेंड नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज वो लास्ट में पढ़ेगा या फिर कहीं और जगह से सुन के पढ़ेगा या फिर खुद से पढ़ेगा, तो वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट हैंड जो डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन लिंकिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ जोड़ देना और प्रैक्टिकल पॉइंट के साथ जोड़ना। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इससे क्या होता है, आपको जो स्किल्स मिलेगा आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, बच्चे खुद को जोड़ लेते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो जैसा हो जाता है, तो जोड़ते हैं, एंगेज हो जाते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द स्कूल लाइफ एंड होम लाइफ, तो होम लाइफ एंड स्कूल लाइफ के अंदर क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होता है, कैसे कठिनाई आई तो उसको हम, दुविधा आया है, कठिनाई आई है तो उसको सॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी एक पॉइंट में फंस गए हो तो उसी को अच्छे से सोच के सॉल्व करना, डिसीजन लेना, ये सारा। और भी बहुत पॉइंट है, नहीं चाहिए, उतना एनफ है। और एक पार्ट है रूरल रिकंस्ट्रक्शन। रूरल रिकंस्ट्रक्शन देख लो पहले क्या है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट मिल गया और थोड़ा सा है, तो मैंने ना काट छाट के दिया है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जानते हो ना, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इज ए वाइटल पार्ट ऑफ नेशन और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब देखो, नेशन के अंदर बहुत सारे गांव हैं, एक कंट्री के विद इन, पहले के टाइम पे क्या था, इंडिया में बहुत गांव थे, विलेजेस थे। तो अगर विलेज का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो नेशन को हम डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज में गिन सकते हैं क्या, नहीं। सो रिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग और क्रिएटिंग समथिंग अगेन दैट हैज बीन डिमांडेड, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। डिमांडेड मतलब मैंने एक डिमांडेड वर्ड लिखा कि लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग रिबिल्ड करना या डैमेज चीज़ों को रिबिल्ड करना, डिस्ट्रॉय हो गया चीज़ों को रिबिल्ड करना, वो चीज़ है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या समझता है कि ह्यूमंस के जो भी एलिमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसकी सबसे बड़ा कमजोरी क्या है लोगों का, पता है, पोवर्टी। उनका मन शांति नहीं होता जब तक वो, अभी के इंसान होंगे वो 30-40 हज़ार कमाते होंगे फिर भी वो सुखी नहीं है, वो सोचते हैं वो गरीब है, अभी वो थिंक करते हैं वो गरीब है, ठीक है, पॉवर्टी में जी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट में है। तो ऐसे जब चीजें आ जाए तो क्या है, हम गरीब है ना, तो गरीबी में क्या करना पड़ेगा, गरीबी को दूर करना पड़ेगा, तो रिकंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ से भी ज्यादा लोग सोचते हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज पे, बिकॉज वो एक्चुअल में गरीब है, ठीक है ना, तो उसको रिबिल्ड करना है। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन से हमने क्या समझा ना, गांधी जी स्पेसिफिक कुछ चीजों में बोलते हैं। ये एक लाइन देख लेना, बहुत अच्छा लाइन है। ही सेज माई माइंड इज लिविंग इन विलेजेस, वो बोलते हैं उनका जो दिमाग है, सोच है, थिंकिंग है ना, वो कहाँ पे बस जाता है, वो उनके विलेजेस में बस गए, वहाँ ही जीता है। अगर कोई इंसान विलेज को डेवलप कर देता है तो गांधी जी के जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, यही चीज़ है। तो उन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन किया। अभी देखो गांधी जी के जो भी पॉइंट्स थे, उन्होंने क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव क्या लाया, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट
पॉवर्टी को पहले हटाना है, तो इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को लेके आए, कॉटेज इंडस्ट्री को लेके आए, ठीक है, इतना याद रख लेना बस इतना, ठीक है। उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट तो हो गई, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन कर दिया, शिक्षा को विस्तार कर दिया। नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल, बिकॉज दे आर नॉट educated that much to think about their health or hygiene, about their hygiene, so वो बीमार पड़ते थे, बट अभी गांधी जी ने एजुकेशन दे दिया, सो जैसे उनको एजुकेशन मिला थोड़ा बहुत तो समझ आएगा ना, तो उनका जो भी हेल्थ इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ द सोशल माल प्रैक्टिसेस लाइक कास्टिज्म जो है तो ना, कास्टिज्म अनटचेबिलिटी, इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, रूरल जो गरीब लोग हैं उसको हटाना है, गरीबी को हटाना है, रूरल को नहीं हटाना है, गरीबी को हटाना है। अभी इसका रूरल रिकंस्ट्रक्शन का मेन जो 3 चीजें हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन, मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा करके, तो ऐसे डायग्राम कर देना। एंड वहाँ पे 3 चीज चाहिए, मैटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल। लोगों के अंदर अमाउंट को बढ़ाओ, कोई किसी चीज का एक वैल्यूएबल अमाउंट होता है ना, आप बोलते हो ना अरे तुम मुझे वैल्यू नहीं देता है, दैट मीन्स क्या होता है, उसके बारे में सोचना, उसके साथ खुद को कनेक्ट करना, ठीक है, दैट मीन्स मैटेरियलिस्टिक जो चीजें आप जैसे यूज करते हो ना, जैसे आप सोच लेते हो ये मेरा है, खुद का है, वैसे ही उतना नॉलेज होना चाहिए, मैटेरियलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा, आपके लिविंग को इम्प्रूव करेगा। इंटेलेक्चुअल, सोचने का एबिलिटी को इंक्रीज करना है। एंड मोरल, नैतिक विकास, नीति का डेवलपमेंट करना, ये डायग्रामेटिक दे सकते हो। लास्टली इंपॉर्टेंस 5 से 6 पॉइंट दे देना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट। तो इट हेल्प्स इन रीजेनरेटिंग द कल्चर ऑफ कंट्री। हम क्या कर रहे हैं, रीजेनरेट कर रहे हैं, जेनरेट नहीं कर रहे हैं, उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, दोबारा उत्पन्न कर रहे हैं, पुनरावृत्ति होता है, फिर से रिपीट करना, वैसे कल्चर को हमने क्या किया, रीबिल्ड किया। इट हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स, लोगों के बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए एक इंडिविजुअल का। इट पुट्स एन एंड टू एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या कर रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको हटा रहा है, डिजीज हो रहा था, बीमार पड़े थे उसको हटा रहा है, इलिटरेसी को हटाया, गैम्बलिंग, जुए में हार जाना, पियक्कड़ बन के घूमना, ये सब जो करप्शन चल रहा था उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करने लगा। इट हेल्प्स इन एम्पायरिंग द फीमेल्स एंड रूरलिटीज, जो इंपॉर्टेंट है, इजी लगेगा, उसी को मार्क किया है, ठीक है, रूरलिटीज में जो फीमेल्स हैं उसका डेवलपमेंट करना। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग। पहले के टाइम पे क्या है ना, गांव के लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते थे डिसीजन लेने के लिए, तो अगर हम एजुकेटेड कर देते तो दे ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ एबिलिटी टू टेक डिसीजन इन द एनवायरमेंट और सोसाइटी, वो भी ले सकते हैं, वही चीज़ है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। देखो क्या होता था ना, पहले के टाइम पे रूरल एरियाज में जो लोग रहते थे वो थिंक करते थे कि हमें तो जॉब नहीं मिलेगा तो हम कहाँ चले, अर्बन को चलेंगे, वहाँ पे हम प्लांट में काम करेंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, ऐसा ऐसा हमारा लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। बट अगर हम रूरल में ही डेवलपमेंट कर देते हैं तो रूरल में भी वर्क एरियाज बढ़ जाएंगे, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लोग एंगेज हो जाएंगे, लोग और अर्बन को नहीं जाएंगे, जॉब्स फैसिलिटीज मिल जाए। एंड प्रोमोटिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर को इक्वल करना है, मतलब जो थिंक किया जाता है गर्ल्स इधर काम करेंगे बॉयज इधर काम करेंगे तो उसको इक्वल कर दो, यही चीज़ था जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इतना पॉइंट है आपका, ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा बेस।